तो आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और मौसम सर्दी का हो तो सर्दी का सितम आम बात है, लेकिन उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी ही जानलेवा साबित हुई है। रविवार से मौसम का रुख क्या बदला, अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 लोगों की जान नैनीताल में गई है। और खराब मौसम की वजह से लोग अब अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ों पर हुई पहली जबरदस्त बर्फबारी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। गिरते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सर्दी का सितम ऐसा कि जो जहां है वहां ठहर सा गया है। हाड़ खपा देने वाली ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। मौसम का बदला मिजाज तो लोगों ने कई बार देखा, लेकिन इस बार बर्फ की ये सफेद चादर दुश्वारियां ज्यादा साथ लेकर आई है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के आपदा राहत और प्रबंधन केंद्र की माने तो अकेले कुमाऊं मंडल में 13 लोगों की जान गई है, जिनमें नैनीताल में 6, हल्द्वानी में 2, बागेश्वर में 3 और भीमताल में 1 शख्स की मौत हुई है। इन्हें अलग अलग स्थलों से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोग फिसल के, कुछ लोग ठंड के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उनको दैवीय आपदा के मानकों के अंदर दिखवाया जा रहा है और जो उनका मुआवजा बनता है वो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा नगरपालिका क्षेत्र में सभी नगरपालिका आयुक्त को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो अलाव है ये आपके वन निगम के टालों में उपलब्ध लकड़ी है, इससे खरीद के इसको जला लें। रैन बसेरे की व्यवस्था ठीक रखें, वहां पे आग की व्यवस्था भी हो। पिथौरागढ़ में बर्फबारी की वजह से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि दूर दराज के इलाकों से भी 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कड़कड़ाती ठंड की वजह से लोग अभी भी अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को इंतजार मौसम के सामान्य होने का है। हमारी 4 दिन से डेड बॉडी जो है अल्मोड़ा से चली है, इतवार से जो है तोली में खड़ी है और उनमें जो है 1 दर्जन परिवार हमारा उनके साथ फंसा हुआ है और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सूद नहीं ली गई है। और अभी तक जो है गांव में हम इंतजार करते करते थक गए और स्वयं अब पैदल जाकर के कहाँ क्या किस कंडीशन में करके उनके हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं, जिनको जो है 4 दिन हो गए हैं गाड़ी में ही डेड बॉडी पड़ी हुई है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में देखने को मिला है। अल्मोड़ा जिले में 5000 ज्यादा पेड़ टूटकर गिरे हैं, जिनसे कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई रास्ते अब भी बंद हैं। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा है, लेकिन मौसम सितम ढा रहा है। वहीं कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में बिजली भी गुल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अल्मोड़ा में 40 साल के बाद इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बागेश्वर में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा है और पिथौरागढ़ में तो 9 साल में उन्होंने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। लोग परेशान हैं क्योंकि पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा है। सर्दी का सितम जारी है। गिरता पारा लोगों की जान ले रहा है और ठंड से निपटने के सरकारी दावे और तैयारियां नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं ठंड से निपटने के लिए सीएम हरीश रावत ने पुख्ता इंतजामों की बात कही है। अब हमने इस समय जो पहला काम किया, हमने कहा भाई जलावन की लकड़ी को पूरी तरीके से सब्सिडाइज कर दो और डीएम्स के ऊपर छोड़ दिया है। उनसे कहा है बड़े पैमाने पर बांटो और जलावनी लकड़ी हमने सब जगह भिजवा दी है। और दूसरा, हम बिजली को रेस्टोर करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली की समस्या बहुत बड़ी हो गई थी। और मैं समझता हूँ अब आखिरी रह गया था बागेश्वर जो है, बागेश्वर में भी रेस्टोर होगी अभी तक। क्या मॉनिटरिंग करने के लिए किसी को जिम्मेदारी आपने सौंपी है? कल चीफ सेक्रेटरी खुद गए थे उत्तरकाशी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गए थे अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, और मैं खुद जा रहा हूँ। और पिथौरागढ़ जिले के कई बंद रास्तों को गुरुवार को खोल लिया गया है, लेकिन कुछ रास्ते अब भी बंद पड़े हैं। कालामुनी मुनस्यारी मार्ग भी बर्फबारी के बाद बंद हो गया था, जिसे खोलने के लिए अब स्लो कटर और मशीनों की मदद ली जा रही है। वहीं पिथौरागढ़ धारचूला मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई इलाकों में अब तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। बिजली विभाग सप्लाई शुरू होने के दावे तो कर रहा है, लेकिन 70% इलाके में अभी भी बिजली गुल है। वहीं बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि विगत 2 दिवस से जो मौसम खराब रहा और स्नोफॉल होने के कारण सारी हमारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, जिसमें रास्ते भी हमारे बंद हुए, बिजली की लाइनों में भी नुकसान हुआ है और बिजली की व्यवस्था न होने से जो पिथौरागढ़ टाउन की पेयजल व्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई है। पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय की बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। मुनस्यारी, धारचूला, वेरीना, गंगोलीहाट के लिए प्रयास जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक उसमें भी हमें सफलता मिलेगी।
रास्तों को खोलने की जहाँ तक बात है तो मुनस्यारी का जो कालामुनी थल वाला रास्ता है उसको छोड़ते हुए बाकी रास्ते चालू कर दिए। और उत्तरकाशी जिले में ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। ठंड से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अलाव के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं और डीएम के मुताबिक बर्फबारी के बाद बंद हुए जिले की सभी सड़कों को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे भी बंद है। यहाँ पे हमने सभी एसडीएम्स को ये अलाव जलाने के लिए कितना क्वांटिटी लकड़ी चाहिए करके उनको पूछा गया है और कहाँ पर अलाव जलाना है करके उनको प्रायोरिटी तौर पर तय करने के लिए भी आदेश दे दिया है, जिस आधार पर एक आंकलन आज्ञा मेरे पास प्राप्त हुआ। अभी वन निगम को ये आदेश दिया है कि पूरा आज ही सभी आंकलित लकड़ी को उपलब्ध कराने के लिए। अभी तो जितना मार्ग बंद था वो पूरा खुल गया है। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ती ठंड के कारण कोटद्वार संयुक्त अस्पताल में निमोनिया से पीड़ित कई बच्चों को भर्ती कराया गया है। हालांकि मरीजों के मुकाबले डॉक्टर्स की संख्या में कमी के कारण लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इधर डॉक्टर्स ने अभिभावकों को ठंड के मौसम में बच्चों की खास देखरेख करने की हिदायत दी है और डॉक्टर्स के मुताबिक रोजाना ओपीडी में 50 बीमार बच्चों में से 7-8 बच्चे निमोनिया से पीड़ित हैं। थोड़ा सा सर्दी में सांस के रोगियों की संख्या में थोड़ा वृद्धि हो रही है, विशेषकर खांसी है, सर्दी जुकाम है और पसली चलना, ये वाली प्रॉब्लम है। थोड़ी सी इस टाइप की रोगी ज्यादा है। अभी थोड़ा सीजन इस समय थोड़ा पेशेंट लोड कम है क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का सीजन थोड़ा डल रहता है। इसमें तो उतनी दिक्कत अभी नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम पर दिक्कत आएंगी। हाँ, फिजिशियन की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रुद्रप्रयाग जिले में भी बर्फबारी का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। केदारनाथ धाम में जहां 3 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी है, वहीं जिले के बाकी इलाकों में ठंड कहर बरपा रही है। रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा रूट का अहम पड़ाव है और बावजूद इसके शीतकालीन यात्रा के पर्यटकों और बेसहारा लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कंबल बांटने की बात तो कही गई है, लेकिन अब भी कई लोग कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उधर तीर्थ नगरी हरिद्वार में ठंड के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण गंगा घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं हर की पौड़ी भी वीरान पड़ी है। कड़ाके की ठंड के कारण व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। अब तो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के हिसाब से ठंड तो काफी बढ़ रही है। लोगों का आना जाना कम है और टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है इस समय भी। चाहे तो ब्राह्मणों का काम हो या दुकानदारी का हो, बिजनेस का, धंधा का, हर धंधा मंदा चल रहा है। फर्क तो यही पड़ रहा है, यानी काम नहीं हो रहा है, दुकानदारी कम हो रही है। तो आम दिनों की अपेक्षा क्या मतलब रोजगार किस तरह होगा जब यात्री नहीं आ रहे? रोजगार ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे, बस होली से थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी बात अभी ठंडी वक्त। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में धरना दिया। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र के खिलाफ धरना दिया और प्रदेश कांग्रेस की आखिर 11 सूत्रीय मांगे थीं। क्या इस पर किशोर उपाध्याय से बातचीत की हमारे दिल्ली संवाददाता सर्वेश कुमार ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तो हमारी जो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, जिसमें आरक्षण की मांग है, औद्योगिक पैकेज, पर्यटन पैकेज और पर्यावरण पैकेज की बात है, मां गंगा की सेवा की बात है, किसानों की बात है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, एमएसपी जो है किसानों का भी घोषित नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत की आप बात कर रहे हो, जहां चारों धाम हैं, हेमकुंड साहिब हैं, नानकमता साहिब हैं, पिरान कलियर साहिब हैं, और वो धरती अगर गंदी रहेगी तो क्या बड़ा नाम जो है वो इस सरकार का और मोदी जी का हो जाएगा। मांग लेके प्रधानमंत्री से मिलेंगे या कोई आपकी मांग की जो लिस्ट है, क्या आगे का प्रोग्राम क्या आपका? इस पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता का परिचय देगी, इन मांगों को स्वीकार करेगी। 6 महीने के भीतर कुछ न कुछ सकारात्मक
कदम उठाएगी, नहीं उठाएगी तो हम उस पर विचार विमर्श करके आगे की आंदोलन की रणनीति जो है वो हम लोग तैयार करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके विरोध स्वरूप आज यहाँ पे जंतर मंतर पे इन लोगों ने प्रदर्शन किया और 6 महीने तक अगर इनकी बातों को नहीं माना गया और ये जिन चीजों की मांग कर रहे हैं उसको नहीं माना गया तो ये फिर से एक आंदोलन करेंगे। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने हल्ला बोला है। बीजेपी के मुताबिक प्रदेश सरकार ऐसे प्रदर्शनों के जरिए अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। जैसा कि उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार है इस प्रदेश में वो मूर्ख बना रही है। आपदा के जितने भी कार्य हुए हैं उनमें गति बहुत ही धीमी है, आपदा के कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया इनको स्पेशल पैकेज जो आपदा के दौरान दिया गया था उसकी धनराशि भी प्रदेश सरकार खर्च करने में नाकाम है और वो जनता को बिजली, पानी और सड़क सारे मुद्दों से भटकाने के लिए एक ऐसी नौटंकी कर रही है जो आज वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठ रहे हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध। ये सब जनता जानती है, इनका ढोंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और जनता इनको अगले चुनाव में इनको मुंह के बल इनको गिराएगी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर की जा रही है। पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर की जा रही है। आपको बताएं कि पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी सिलसिले में देहरादून में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों की एक बैठक भी बुलाई गई। बैठक में बच्चों और स्कूलों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा की गई। सभी स्कूल प्रबंधकों को स्कूल कैंपस में सीसीटीवी कैमरे और निजी सुरक्षा कर्मी तैनात करने के निर्देश जारी किए गए। इधर स्कूल प्रबंधकों ने भी पुलिस के इस कदम की सराहना की है। यहाँ पे इन सबको बुला के अवगत कराया गया है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की थ्रेट्स हैं, सिर्फ टेररिस्ट से नहीं 3-4 टाइप की थ्रेट्स उनको हो सकती हैं। इन सबको चिन्हित करते हुए हमने जो इनको 8-10 सुझाव दिए हैं टीचर्स को कि भाई एक तो ये सारी अपनी पेरीमीटर्स वॉल्स सबसे जल्दी बनाएं। कुछ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, ये संबंधित जो शासन के डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवगत करा दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स ने श्योर कराया है कि वो सेफ पेरीमीटर वॉल्स विद वायर फेंसिंग ऊपर कराएंगे, साथ में वीडियो कैमरास लगाने की वहां पे व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है, लेकिन ऋषिकेश का एम्स लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। एम्स में अब इलाज के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों को इलाज के लिए आज भी देहरादून और दिल्ली का रुख करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। लेकिन अब लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं होगा, क्योंकि ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कामकाज शुरू हो चुका है। अस्पताल में 150 बिस्तरों के साथ ओपीडी की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इलाज के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। वहीं मरीजों और उनके तीमारदारों के खाने पीने का ख्याल रखते हुए फूड प्लाजा की शुरुआत कर दी गई है। ऋषिकेश में एम्स की नींव साल 2004 में रखी गई थी, लेकिन अब यह अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। एम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक अस्पताल को बेहतर बनाने में अभी काफी काम किया जाना बाकी है, जिसमें करीब 2 साल का वक्त और लगेगा। एम्स तो चल पड़ा, देखिए 3 बैचेज एमबीबीएस के, 2 बैचेज नर्सिंग के, 1000 मरीज ओपीडी में, 450 ऑपरेशन कर चुके हैं, सीटी एमआरआई इन प्लेस है। तो और एक संस्थान में क्या हो सकता है? और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हमने किए, ऐसे नहीं जिसमें हिप ट्रांसप्लांट, बोन ट्रांसप्लांट, एल्बो ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, लंबर डिस्क, स्पाइन इंस्ट्रूमेंटेशन, थोरेकाटमी मतलब चेस्ट सर्जरी, ये सब शामिल है। तो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस भी हम कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में एम्स जैसे संस्थान की शुरुआत राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
जिसका फायदा न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। आशीष डोभाल, जी मीडिया, ऋषिकेश।